गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज की क्लास लेकर मैं आ चुका हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो वैकेंसी निकली है उसके प्रिपरेशन के लिए लगातार मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। और बेसिक से लेके और एडवांस तक का जो भी क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और आप चेक करिएगा कि उसमें से आप कितने क्वेश्चंस को जानते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। और जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी है इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है, वरना जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होने के बाद में फिर शायद ही वैकेंसी देखने को मिले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले हमें समझना है कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर शब्द जो है ये डिराइव्ड है लैटिन वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। देखिए, जैसे कंप्यूटर जब बनाया गया था तो कंप्यूटर का उद्देश्य जो था वो यही था कि उसका यूज़ करके हम कैलकुलेशंस कर पाएँ, और कैलकुलेशंस के उद्देश्य से हमारा कंप्यूटर बना हुआ था। तो ये क्वेश्चन में आता भी है कि जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है या किस शब्द से लिया गया है। तो कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब गणना करना होता है। फिर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसका काम है ये यूज़र से इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और जैसा आउटपुट आपको चाहिए, जैसा आपने इनपुट दिया होगा उस इनपुट के आधार पे आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा। मान लिया आपने यहाँ पे इनपुट किया 2+2, तो अगर आपने 2+2 इनपुट किया है तो आपको इसी का ही रिजल्ट मिलेगा 4। तो आपके दिए गए इनपुट के आधार पे ये डिवाइस आपकी काम करती है और जैसा आप इनपुट देते हैं वैसे ही आपको ये आउटपुट प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो अब जैसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये आपका डीसी करंट पे वर्क करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं। जैसे आपका ये मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और ये स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है वो एज अ इनपुट डिवाइस काम करता है। ठीक है। माउस भी आपका बेसिक इनपुट डिवाइस है। और ये जो है आपका, ये है सिस्टम यूनिट। इसी के अंतर्गत आपका जो सीपीयू है या आपका मदरबोर्ड है वो सारे डिवाइसेस कंपोनेंट इसके अंतर्गत लगे होते हैं। तो ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर लगभग 1640 के दशक में कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया लगभग, और इसे उस समय जिस नाम से जानते थे उस समय इसको गणना करने वाला के नाम से हम लोग जानते थे। इस नाम से ये जाना जाता था। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे इस नाम से ये जाना जाता था और इसके बाद में इसे प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से भी इसे जाना गया। तो अलग अलग नामों से इसको हम जानते हैं। और ये अगर आप बात करें तो इस तरीके से आपका ये यूज़ हुआ। तो चाहे आप इसे गणना करने वाला के नाम से जानिए या कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से भी जाना गया, और इसे हम लोग प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है। अगर इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली काम करती है आपके आईपीओ पे। ये काम करेगा आपके आईपीओ पे। और जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई फॉर इनपुट होता है, पी फॉर प्रोसेस है और ओ फॉर आउटपुट होता है। जैसे कंप्यूटर आपका जो काम करेगा तो उसका काम है पहले इनपुट देना, और ये यूज़र करता है। यूज़र जैसा इनपुट देगा उसी के हिसाब से आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग करेगा और देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करेगा जैसा आपने इनपुट दिया होगा। तो इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है टेक्स डेटा एज इनपुट। मतलब पहले डेटा को वो इनपुट के रूप में लेगा और जब आप उसे इनपुट देंगे उसी को ये एज अ इंस्ट्रक्शंस उसे मेमोरी में स्टोर करता है। जब डेटा मेमोरी में स्टोर हो जाती है, आपके रैम में स्टोर हो जाती है, और रैम में डेटा आफ्टर एंड बिफोर प्रोसेसिंग के डेटा आपका यहीं पे स्टोर होता है। जब डेटा स्टोर हो जाएगा
देन उस डेटा को ये कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है और देन आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है जो आपके काम में आ सके। तो ये किसी भी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है बेसिक, और ये आईपीयू साइकिल इसे हम बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग का जो काम है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का जो काम है, वो आपका सीपीयू करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कंप्यूटर की स्पीड की वजह से इसे जाना जाता है, क्योंकि लगभग मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कंप्यूटर सॉल्व करने की क्षमता रखता है। लगभग मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में वो सॉल्व कर सकता है। और जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो तो टेराफ्लॉप्स में सॉल्व करते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ में आपका कैलकुलेट कर पाएगा। साथ में इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो आप देखेंगे तो कंप्यूटर ऑलवेज आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो गलती नहीं करेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। साथ में इसके डिलीजेंस की बात करें, है ना, डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। कंप्यूटर आपको जो भी काम आप देंगे वो पूरी लगन के साथ में करता है, और कभी ये नहीं कहता है कि अब ये काम वो नहीं करेगा, तो पूरे काम को वो पूरे सिस्टमैटिक ढंग से पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी की बात करें तो वर्सैटिलिटी का मतलब होता है विविधता, यानी अलग अलग प्रकार के कामों को कर पाने में सक्षम होता है। इसे मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ किया जा रहा है ना। अगर आप बात करें तो कंप्यूटर को एजुकेशन सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है। लगभग हर सेक्टर में आपका जो कंप्यूटर है वो यूज़ होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वर्सैटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर आपका मल्टीटास्कर होता है। मल्टीटास्कर इन द सेंस कि कंप्यूटर कई सारे कामों को एक साथ में कर पाने में सक्षम होता है। आप जिस दौरान म्यूजिक सुन रहे होंगे उसी दौरान आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यानी कई सारे कामों को एक साथ में कर पाने में सक्षम होता है आपका कंप्यूटर, और इस एडवांटेज को हम लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आपके कंप्यूटर में डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी दिया गया होता है। स्टोरेज के रूप में आपका हार्ड डिस्क यूज होता है। हार्ड डिस्क में आप अपने डेटा को, पेन ड्राइव है, अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर जब कर लेंगे तो जब भी आपको फ्यूचर में ज़रूरत होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, संचार की बात करें, तो आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल करके और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हुआ है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो लगभग महीनों लग जाते थे अपने डेस्टिनेशन तक जो आपका पत्र था वो पहुंचने में। पहले पत्राचार ही एक तरीका था जिसकी मदद से ऐसा किया जा सकता था, और पत्राचार के अलावा फिर घोड़े का भी सहारा लिया जाता था। ये सारी चीज़ें होती थी। जब से कंप्यूटर आ गया तब से कम्युनिकेशन के लिए लोग अपने मोबाइल से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से में कम्युनिकेट हो सकते हैं। जीमेल की सुविधा आ गई तो यहाँ पे हर चीज़ का कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन काफ़ी इजी हो गया है कंप्यूटर के आने से, ठीक है। पेपर यूज़ भी काफ़ी कम हो गया, लगभग ना के बराबर आप पेपर यूज़ करते हैं अब लोग। धीरे धीरे करके आने वाले समय में सारी चीज़ें पेपरलेस हो जाएगी और बिल्कुल पेपर यूज़ नहीं हुआ। और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि जब पेड़ कटते हैं उसी से हमारा पेपर बनता है, और जब पेपर यूज़ नहीं होगा तो ये फ़ायदा रहेगा कि हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर है डेटा सिक्योरिटी। डेटा को कंप्यूटर सिक्योर बनाने में, डेटा सिक्योरिटी के लिए अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है तो जो पासवर्ड व्यक्ति नहीं जानता है वो आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसे ओपन नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर का बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर आईक्यू नहीं होता। अच्छा, इसका नो आईक्यू नो फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो इसको हम एडवांटेज भी मान सकते हैं, डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। एडवांटेज कैसे होगा? अगर कंप्यूटर में आईक्यू नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर में फीलिंग्स नहीं है, तो कम से कम वो आपके लिए अगर काम कर रहा है तो आपसे सैलरी नहीं मांग रहा है, सैलरी की डिमांड नहीं कर रहा है। आप लोगों ने रोबोट मूवी अगर देखी हो तो रोबोट मूवी में आपने देखा होगा कि उसमें रोबोट शना के लिए, गिफ्ट लेने के लिए हीरो से पैसे मांगता है कि उसकी सैलरी दीजिए। तो फीलिंग आने से यही नुकसान है कंप्यूटर में। अगर फीलिंग्स आ गई, आईक्यू लेवल डेवलप हो गया, खुद से वो डिसीजन ले पाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो भी सैलरी मांगने लगे, है ना। तो ये डिसएडवांटेज भी, बट एडवांटेज भी है कि वो कम से कम कई सारे कामों को खुद से डिसीजन लेके कर पाने में सक्षम होगा। तो मशीनें अगर एक कंट्रोल्ड वे में बनाई जाए तो काफ़ी फायदा करती हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस?
अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो काम कई सारे लोग मिलके करते हैं, लगभग 100 लोगों का काम कंप्यूटर एक घंटे में कर पाने में सक्षम होता है। जो पूरा दिन मिला के 100 लोग काम करेंगे वो 1 घंटे में कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा दिखता है। बट इसको दूर करने का तरीका ये है कि लोग अगर कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर लें, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होंगे। कंप्यूटर के बारे में जानकारी रहेगी तो उससे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति की ज़रूरत तो पड़ेगी, कोई ना कोई ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में हमें चाहिए होगा कि हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखें। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वायरस अटैक। अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में वायरस अटैक किए जा सकते हैं, जिससे कि डेटा को क्रैश कर देना, डेटा को कॉपी कर देना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। साथ में कंप्यूटर के आने से साइबर क्राइम भी बढ़ा है। अगर आप देखें क्राइम रेट में, अब साइबर क्राइम उसे बोलते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई क्राइम अगर किया जाता है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बढ़ी हैं कंप्यूटर के आने से। लोग बिना सामने आए और क्राइम कर लेते हैं और उन्हें खोजना भी थोड़ा सा कठिन होता है। मिसिंग फिजिकल इंटरेक्शन, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो 2-4 फ्रेंड अगर मिलते भी हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो, हमने देखा भी है कि बहुत लोग अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, और जब मिल रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे से इंटरेक्ट हुआ, आप एक दूसरे से बातचीत करिए, और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन लोग नहीं करते हैं ऐसा। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं और उस दौरान वो ध्यान नहीं देते हैं जो आपके साथ में रहने वाले हैं, और लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज मैं मानता हूँ आपके कंप्यूटर का है। ठीक है, डिक्रीज लर्निंग एबिलिटी। देखिए, लर्निंग के साधन तो बढ़ गए, लर्निंग के साधन बढ़ गए, बट लर्निंग एबिलिटी जो है वो कम हुई है। रीज़न, क्योंकि देखिए लोग कंप्यूटर में ही डिपेंड हो गए हैं, मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी रहती है, इस वजह से लर्निंग एबिलिटी भी कम होती है, और लोग बाहर न खेलने जाते हैं ना कुछ ऐसा करते हैं, इसीलिए हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है, और ये चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, कई सारे एडवांटेजेस हैं। तो जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं सारे चीज़ों से क्वेश्चन बना भी दिया जाता है। और मान के चलिएगा कि आपका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस वैकेंसी के लिए फंसेंगे, और इनको आपको अभी 2-3 क्लास और लेनी पड़ेगी। तो इस क्लास में मैं आप इसको कंप्लीट कर दूंगा, और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा क्या ऐसी ही क्लास आप और भी चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं डेली बेसिस पे आपको ऐसे ही बेसिक क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना चाहिए प्रीवियस ईयर के, या जो भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वो भी आप बताइएगा, तो केवल क्वेश्चन ही हम आपको करवाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे चाहिए क्लास, आपको ऐसे थ्योरिकल बेस्ड चाहिए, या आपको बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें, या आपको क्वेश्चन बेस्ड चाहिए, केवल क्वेश्चन ही होना चाहिए, या यहाँ पे मैं लास्ट में टॉपिक पढ़ाने के बाद में आपको क्वेश्चन दे दूं, ऐसा चाहिए। तो जैसा भी चाहिए आप एक बार हमें फीडबैक दीजिएगा, तो उसके आधार पे क्लास को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो कंप्यूटर की हिस्ट्री तब से मानी जाती है जब से कोई पहला कंप्यूटिंग डिवाइस बना जो किसी कंप्यूटिंग को करने में सक्षम हुआ। और पहले के लोग स्टोन्स, स्टिक्स, बोन्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके काउंटिंग करते थे, और सबसे पहला जो कैलकुलेशन था वो हमारा काउंटिंग का ही था। तो उस समय बनाया गया, लोग अलग अलग तरीके से करते थे। जो हमारा पहला डिवाइस था, है ना, अगर हम बात करें तो कोई जो डिवाइस बनाया गया, एक मैकेनिकल डिवाइस बना था, पहला मैकेनिकल डिवाइस हमारा था अबेकस। अगर ये पूछा जाए तो आप इस ध्यान रखिएगा कि अबेकस हमारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, और इसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर भी माना जाता है। जैसे आप लोग अगर बचपन में इसका यूज़ किया होगा, आप लोगों ने अगर स्लेट पे आपने पढ़ाई की होगी तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। इसका यूज़ करके हम लोग मिलियंस कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं, और ये लगभग 4000 साल पहले चाइना में खोजा गया था। ठीक है, अबेकस को इसका कैलकुलेशन सीखना पड़ता है, ये अगर आपको आएगा तो आप कर सकते हैं। बेसिक सा जो अबेकस आपको अपने स्लेट में देखने को मिलता था आपके तख्ती में, उसके बारे में भी आप कैलकुलेशन जानते भी होंगे, वो आप कर भी पाते होंगे। ठीक है, तो ये डिवाइस था आपका। तो पहला डिवाइस आपका अबेकस है जो मैकेनिकल है। और अगर बात की जाए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा इनियाक था।
ठीक है। दूसरा डिवाइस है ये 1830 में चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, जिसको हम एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। एक कैलकुलेटिंग मशीन था, 1830 में बना था, बट ये भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, ये भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। मतलब इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं यूज़ हो रही थी, पूरी तरीके से चीज़ें जो थी वो मैकेनिकल थी, मतलब करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इनपुट करने के लिए हम लोग उस समय पंच कार्ड का यूज़ करते थे, पंच कार्ड का यूज़ करके डेटा को इनपुट करवाने का काम करते थे। और कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या में यहाँ पे करना हो तो वो सारे कर पाते थे। सबसे अच्छी बात ये थी इस कंप्यूटर की कि ये परमानेंट मेमोरी प्रोवाइड करने लगा था, जो भी आप कैलकुलेशन करते वो आपका परमानेंट स्टोर हो जाता। ये सुविधा यहाँ पे हमें मिली और इसी वजह से चार्ल्स बेबेज जी को ही कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन है तो कंप्यूटर के जो फादर हैं वो हमारे चार्ल्स बेबेज जी हैं, है ना, इन्हीं को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मार्क वन बना। तो 1937 में हमारा मार्क वन कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक था, ये आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और आप इसकी साइज देख रहे होंगे कि एक बड़ी सी रूम जैसा ये कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति रही है, मार्क वन बना। फिर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इनियाक कंप्यूटर है। इनियाक कंप्यूटर आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूरी दुनिया में जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया वो हमारा इनियाक था, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इस नाम से ये हमारा इनियाक का पूरा नाम है। ठीक, और अगर हम बात करें अपने इंडिया का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो उसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ अपने इंडिया का पहला कंप्यूटर है। अच्छा, आपके मन में ये भी आ सकता तो फिर हमारा परम क्या है? परम 8000 जो है वो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन इन टॉपिक से मैंने लिए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या आप लोग जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसने कंट्रोल डेटा कारपोरेशन यानी सीडीसी में 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया? बताइएगा। तो सीडीसी में किसने 1960 में सुपर कंप्यूटर बनाया था, उनका नाम बताइए। या हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर इन 1960s एट कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन यानी सीडीसी में? तो एलन ट्यूरिंग थे, चार्ल्स बेबेज जी ने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, ये सेमुर क्रे ने बनाया था। तो जवाब दीजिए इस बात का। तो देखिए, अगर हम बात करें एलन ट्यूरिंग की तो इनका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जी ग्रैंडफादर माने जाते हैं, आपके कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, तो अगर पितामह पूछता है तो चार्ल्स बेबेज का नाम आप ले सकते हैं, बट इन्होंने कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बनाया था। टिम बर्नर्स ली की बात करें तो ये आपके डब्ल्यू के ये फाउंडर हैं, इस चीज़ के बनाने वाले, है ना, इसके फाउंडर यही हैं, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था वर्ल्ड वाइड वेब को, और इसको बनाने वाले टिम बर्नर्स ली हैं। और सेमुर क्रे जो हैं इन्होंने ही ये सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मे बी आप लोगों ने कमेंट किया होगा तो आप देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आंसर करिएगा आप लोग फटाक से, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि व्हिच इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, या परिधीय डिवाइस बोलते हैं हिंदी में इसे, है ना। पेरिफेरल, अच्छा हिंदी में भी लिख के पेरिफेरल आ सकता है, परिधीय नहीं लिख के भी आए, हो सकता है कि पेरिफेरल लिख के आए, हो सकता है परिधीय लिख के आए, बट आपको हमें समझना है। देखिए, जो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है, आपके कंप्यूटर में जितनी डिवाइसेस बाहर से लगाई जाती हैं, है ना, जैसे आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, ठीक है, आपका, तो ये सारा का सारा बाहर से लगता है। तो जो चीज़ें बाहर से लगाई जाती हैं उन्हें हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें बाहर से नहीं लगेंगी उन्हें हम लोग पेरिफेरल डिवाइस नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है VDU। जो आपका डेस्कटॉप होता है ना, इसी को बोलते हैं। जो आपका मॉनिटर होता है वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। तो इसे भी हम बाहर से लगाते हैं, किसी प्लग के माध्यम से, USB केबल के माध्यम से हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है, और साथ में इसका VGA पोर्ट होता है, उससे जोड़ते हैं। तो ये तो पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, बाहर से लगता है। फिर है मॉडेम। मॉडेम भी अलग से आता है। पहले हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, इसमें सिम लगा देते थे और सिम लगाने के बाद में हम इसका इस्तेमाल कर पाते थे।
तो मॉडेम जो है ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेन ड्राइव भी आपको पता है कि बाहर से लगता है, तो ये भी आपका है। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है मेन मेमोरी चिप। यानी मेन मेमोरी चिप में क्या आता है, मेन मेमोरी चिप में आपका रैम आता है, ठीक है। आपका जो रैम है इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको जो आपका रैम होगा, रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी मानते हैं, और ये आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है, उसी में लगा होता है, ठीक है। बाहर से अलग से उसे किसी पोर्ट के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता है। तो ये आपका जो बी ऑप्शन होगा ये इसके लिए करेक्ट होगा, यानी मेन मेमोरी चिप। रैम आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी माउस है, कीबोर्ड है ना, प्रिंटर है, सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं है। जवाब दीजिए आप लोग। विच इज नॉट ए सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये होगा, या आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, या डॉस नहीं है, या एंटीवायरस नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से आपका कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, जवाब दीजिएगा आप। तो देखिए अगर मैं ओपन ऑफिस की बात करूं, ओपन ऑफिस एक आपका सॉफ्टवेयर है और इसने आपका बना रखा है लिब्रे ऑफिस, है ना। हम जब बात करते हैं लिब्रे की तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है, तो ये तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो ये तो सही नहीं होगा। फिर है आपका डॉस। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चूंकि ये भी आपका एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से हम इसको भी ये भी सॉफ्टवेयर होगा, तो ये भी सही नहीं होगा। एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस तो एक सॉफ्टवेयर होता ही है, उसे इंस्टॉल करते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको सेफ रख सकें, ठीक है, इस उद्देश्य। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोला जाता या आपका विंडोज बोला जाता। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। क्या है, एक कंपनी है। तो ये तो एक कंपनी हो गई, बात समझ में आई। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका जो है यही इसका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कम जगह में कंडेंसेस फाइल्स को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए कितना शुद्ध हिंदी यूज किया है ना, और जिससे कि वह इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके। मतलब कुल मिला के अगर फाइल का जो साइज है, उसका जो स्पेस है, उसे आप कम करना चाहते हैं। यानी इंग्लिश में बताया गया कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट कंडेंसेस फाइल बोलते हैं, कंडेंसेस फाइल टू बी स्टोर्ड इन लेस स्पेस, कम जगह में स्टोर हो पाए, दे आर सेंड फास्टर ओवर द इंटरनेट। देखिए जब किसी फाइल को आप इंटरनेट पे भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उस फाइल को कहीं ना कहीं कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर आप किसी भी फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं तो उसको जिप करना बोलते हैं, है ना, जिपिंग। तो उसे अगर आप डेटा कंप्रेशन चलाते हैं, उसे आप कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो प्रेशस आपका डेटा, हालांकि जिपिंग भी कहते हैं, ये कहलाएगा आपका, ठीक। और इसका ये सी ऑप्शन जो है ये सही हुआ। डेटा कंप्रेशन नहीं बोलते हैं, डेटा कंप्रेस करना, डेटा को अगर आप अपनी फाइल को कंप्रेस, फाइल कंप्रेशन तो बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। इंटरनल का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर लगा हो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है। पेन ड्राइव तो आपका बाहर से लगता है। जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए क्या होगा। तो पेन ड्राइव तो बाहर से लगाते हैं हम लोग, तो ये तो होगा नहीं इंटरनल, ये तो एक्सटर्नल है। कॉम्पैक्ट डिस्क आपका जो है, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपका बाहर से ही लगाया जाता है। हार्ड डिस्क जो है ये इंटरनल है। हार्ड डिस्क पहले से अंदर लगा दिया जाता है, अंदर ही फिट कर दिया जाता है, और वो आपका एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। तो इसका सही जवाब आपका सी होगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। और ये जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है इसको डीवीडी बोलते हैं शॉर्ट में, और डीवीडी जो है ये भी आपका एक्सटर्नल होगा, यानी सीडी और डीवीडी दोनों आपके एक्सटर्नल होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए, क्लास को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि आपके सिलेक्शन में काफ़ी मदद मिल सके। और कंप्यूटर के जितने पोर्शंस हैं सबको मैं प्रयास करूंगा कि सारे को
कवर किया जाए और आपकी तैयारी को अच्छा किया जा सके। तो मिल के तैयारी करेंगे, ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, जिससे कंप्यूटर के पोर्शन में अगर 80 क्वेश्चन में से कम हम 75 प्लस क्वेश्चन को तो कर पाएँ, है ना। ये प्रयास होगा हमारा। तो इसके साथ में आप लोग शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मज़ा आया क्लास को, तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा आप। और जो भी पीडीएफ है, आपको अगर जो भी आगे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा। और अगर कोई भी बात है तो उसे आप यहाँ पे कह भी सकते हैं, ठीक है। पर्सनली जुड़ने के लिए आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ये सब आप कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए क्लास में और लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।